हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द कॉमर्स जोन। मैं गौरव शर्मा आज आपके सामने एनपीओ की दूसरी वीडियो लेकर आया हूं। और जैसा कि मैंने सेकंड वीडियो में आपको बोला था कि आज हम रिसिट एंड पेमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यूज़ में इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से पहले रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं इसका एक क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। चलो चलते हैं। अब देखो, आप सबको पता है कि भाई कैश बुक आप सब ने 11th में प्रिपेयर कर रखी है। और कैश बुक में हमने ये पढ़ा था कि जितना भी कैश आपको रिसीव हो रहा है वो सारा का सारा आपका कहाँ जाता था? डेबिट साइड में। इसी तरीके से इसके अंदर जब आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे तो जिसके थ्रू आपको कैश मिल रहा है, मतलब जिस एंट्री में आपको दिख रहा है कि इससे हमारे बिज़नेस में कैश आ रहा है, नॉन बिज़नेस है ना हमारा, तो एनपीओ के थ्रू मतलब हमारा जितना भी नॉन ऑर्गेनाइजेशन में कैश आ रहा है, ठीक है, वो रिसिट में आ जाएगा। बट हाँ, कैश आना चाहिए, वो ड्यू नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से जो भी हमारे खर्चे हो रहे हैं वो सारे के सारे खर्चे हमारे कहाँ चले जाएंगे? पेमेंट साइड में। तो इस क्वेश्चन को आप ढंग से देख लो, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन कर लेना। इसको मैं करा देता हूँ। देखो, रिसिट एंड पेमेंट मैं प्रिपेयर कर दिया है। रिसिट एंड पेमेंट, तो रिसिट साइड में सबसे पहले हमने बताया था कि हमारे पास कितना कैश पड़ा है, टू बैलेंस BD 4390, मतलब इनिशियल हमारे पास इतना कैश पड़ा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है। इस तरीके से सारे खर्चे लेते चले गए, सारी इनकम लेते चले गए। रिसिट में हमारी इनकम आती है, तो डोनेशन 8000 हो गया। अच्छा, डोनेशन क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सब्सक्रिप्शन भी हमारी वो होती है इनकम, ये हमें मिल रहा है पैसा, ये भी हम समझेंगे होता क्या है। एंट्रेंस फीस मिला, रेंट रिसीव हुआ। अच्छा, कोई चीज़ रिसीव है तो आप समझ जाओ वो आपकी रिसिट ही होगी। इंटरेस्ट रिसीव हो गया, किस पे? इन्वेस्टमेंट पे। तो ये सारी आपकी क्या है? रिसिट साइड है। अब इधर आ जाओ, सैलरी दिया है, सैलरी हमारे को मिलेगी तो नहीं, हम पे करेंगे, तो सैलरी हमारा क्या हो गया? खर्चा हो गया, पेमेंट साइड आ गया। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो गए, टैक्स पेड हो गया, ऑनोरियम हो गया। ये क्या होता है इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। आपको मैं वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा जो एक तरीके से बहुत आगे जाके आपके काम आएंगी, और उसका एक इम्पॉर्टेंस अपनी जगह अलग ही है, उसके एक अपनी अलग ही वैल्यू है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी खर्चा हो गया। पैटी कैश एक्सपेंसेस हो गए, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया आपका। तो ये सारे खर्चे हो गए, ये सारी रिसिप्ट हो गई। तो ये सारी रिसिप्ट करके हमने इतना अर्न कर लिया, जिसमें से ये हमारे सारे खर्चे थे। तो इन सभी खर्चों को मैंने इस टोटल रिसिप्ट में से माइनस करके जो मुझे बैलेंस बचा वो इतना आ गया। तो यानी कि इतना मेरे को कैश के रूप में पैसा मिला, इतना मैंने खर्च करा, इनको उसमें से घटा के अब मेरे पास पैसा पड़ा है इतना, ठीक है। चलो, अब देखिए, अब इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ, उसको समझते हैं। देखिए, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में ना रिसिट और पेमेंट अकाउंट हम बनाते हैं, ठीक है। तो रिसिट के अंदर चाहे वो कैश बुक ही क्यों ना हो या रिसिट एंड पेमेंट ही क्यों ना हो, हमारे पास दो तरीके की रिसिप्ट होती है। एक होती है कैपिटल और एक होती है रेवेन्यू। इसी तरीके से हम पेमेंट भी दो तरीके की करते हैं, बट हमने कभी नोटिस नहीं किया हो शायद। एक होता है कैपिटल पेमेंट और एक होता है हमारा रेवेन्यू पेमेंट। हम इसे एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। मैं थोड़ा सा जल्दी समझा रहा हूँ कि किसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है रिसिट एंड पेमेंट का, ठीक है। और मैं आपको डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, ऑनोरियम, ये ग्रांट्स होते क्या, इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूँगा। सबसे पहले हम रिसिट में जो कैपिटल रिसिट होती है और रेवेन्यू रिसिप्ट होती है उसको समझ लेते हैं। इसी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ लेते हैं। तो देखिए, कैपिटल की ना बहुत सारी डेफिनेशंस हैं और इसके बहुत तरीके होते हैं इसे समझाने के, बट इसको समझना मोस्टली बच्चों के दिमाग में 70 से 80% ये एडजस्ट हो पाता है, 100% नहीं समझ आ पाता। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके माइंड में 100% तक ये एडजस्ट हो जाए। और जिस बच्चों ने कॉमर्स ले रखी है उनके पास इको भी होगी, तो इको में भी रिसिट एंड पेमेंट से रिलेटेड आइटम्स हैं। जल्द ही मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो डालूँगा, उसमें भी आपको अच्छे से रिसिट एंड पेमेंट के कॉन्सेप्ट समझाऊँगा, ठीक है।
तो मैं इसको एक ओवरव्यू दूँ उस पर, तो मैं चाहूँ जिससे कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझाऊँ जिससे आपको अच्छे समझ आ जाए इसका क्या यूज़ है, आपको अभी आगे क्लास में समझ आएगा। देखिए, जो कैपिटल आइटम होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ मैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जनरली मोर देन 1 ईयर, ऐसे याद रखो, मोर देन 1 ईयर, यानी कि मोर देन 1 ईयर का मतलब ये होता है कि आप इस पर एक बार खर्चा कर दो लेकिन उसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज़्यादा मिलेगा। जैसे आपने एक बिल्डिंग खरीदी, तो बिल्डिंग आप एक ही बार खरीदोगे, हो सकता है 10-15 साल बाद खरीदो, लेकिन हर साल तो नहीं खरीदोगे ना। तो आपने एक बारी बिल्डिंग खरीद ली, तो उस बिल्डिंग से आपको बेनिफिट इन फ्यूचर में हर साल होगा, ठीक है। अब उस बिल्डिंग के ऊपर जो आपने खर्चा किया है ना, तो वो खर्चा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मैं सीधा सा बोलूँ, जिससे मेरी एसेट्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, किस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, एसेट्स पे, तो ऐसे जो भी खर्चे होते हैं वो मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाए जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप मशीन पे खर्चा करोगे, तो मशीन भी एक ऐसा खर्चा है जिस पे एक ही बार खर्चा किया जाता है, लेकिन वो हमारी बिज़नेस में 1 साल से ज़्यादा चलती है, 1 साल से ज़्यादा वो बेनिफिट दे रही है। तो ये सारे खर्चे आपके कौन से खर्चे हो गए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो नॉर्मली ये समझो कि ऐसे कोई भी खर्चे जो आपको लग रहा है कि इस पर मेरे को बस एक ही बार खर्चा करना है, 10-12 साल तक वो मेरा पैसा इस पर ब्लॉक हो चुका है, अब वो पैसा मुझे 10-15 साल तक लगाना ही नहीं है, तो ऐसे खर्चे मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आई हो। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करूँ तो मैं, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आइटम्स वो होते हैं जो जनरली आपके डेली नेचर के होते हैं, डेली नेचर समझ लो, या मंथली, मतलब ये आपके 1 साल में होने ही होने हैं, 1 साल के अंदर अंदर होते रहते हैं खर्चे, ठीक है। जैसे आपने रेंट पे करा, तो क्या आप रेंट 1 साल बाद एक ही बार पे करते हो, नहीं ना, कि एक बार पे कर दिया 15 साल बाद पे करोगे, हो ही नहीं सकता। आप तो बल्कि रेंट मंथली पे करते हो, इवन कुछ लोग तो डेली का रेंट भी पे करते हैं, वीकली रेंट भी पे करते हैं। तो ऐसे खर्चे क्या हो गए आपके, जैसे रेंट पे कर दिया, तो ऐसे खर्चे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए। ऐसी किसी को सैलरी देना है, तो क्या 10 साल बाद सैलरी दोगे किसी को, या एक बार सैलरी दे दो तो 10 साल बाद देंगे, नहीं ना। तो सैलरी भी हमारी मंथली होती है, वीकली होती है, डेली होती है। तो भैया ये सारे खर्चे हमारे रेवेन्यू नेचर के होते हैं, यानी कि जो डेली बेसिस पे चले, रेकरिंग होते हैं, जो रिपीटेटिव होते हैं, ठीक है। बट अगर मैं आपसे बात करूं कैपिटल रिसिप्ट की, ये तो खर्चे थे, अब मैं बात कर रहा हूं आपकी कैपिटल रिसिप्ट की, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। देखिए, जिस चीज़ का आपने बिज़नेस खोला है ना, जिस चीज़ का आपने बिज़नेस खोला है, मान लो आपने बिज़नेस खोला है कि भैया हमारे को पेन का मैन्युफैक्चरिंग पेन की करनी है, तो आपका मेन पर्पस क्या है, पेन बना के पैसा कमाना। तो ये एक गुड्स हो गई, ठीक है। तो यानी कि एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट समझें कि हमारा जो काम है वो काम है पेन बनाने का। तो पेन हमारे क्या होते हैं, रोज़ बनते हैं, रोज़ सेल होते हैं। तो यानी कि ऐसी कोई भी इनकम जो हमारी मंथली बेसिस पे हमें रिसिप्ट होती है, या हम जो हमारा जो हमारा पर्पस है जिससे हमारा इनकम कमाने का, ठीक है, कि हमें रोज़ पेन बनाने हैं, रोज़ बेचने हैं, तो ऐसी इनकम हमारी रेवेन्यू इनकम होती है जो डेली बेसिस पे हमें मिलती है, मंथली बेस पे मिलती है। जैसे हम डेली बेसिस पे खर्चे करते हैं, मंथली बेस पे खर्चे करते हैं, वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए। ऐसी जो इनकम हमें डेली बेसिस पे मिलती है, मंथली बेस पे मिलती है, वो हमारी रेवेन्यू इनकम हो गई। इसी तरीके से अगर मैं कैपिटल रिसिप्ट की बात करूँ, कैपिटल रिसिप्ट की बात करूँ मैं, ठीक है, तो ये जो कैपिटल रिसिप्ट है, ये आपकी वो इनकम होती है, रिसिप्ट मतलब इनकम ही मानते हैं, वो इनकम होती है जो आपको रोज़ नहीं मिलती, ठीक है, जो 1 साल के बाद ही आपको मिलती है। जैसे आपका काम है पेन बनाना, अच्छा पेन किससे बना रहे हो, मशीन से। अब मशीन आपकी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल चल गई, अब 4 साल 5 साल बाद वो मशीन जो ख़राब होने लग गई, तो आप उसको रिप्लेस कर दोगे, दूसरी मशीन ले आओगे। तो उस मशीन को जो आपने रिप्लेस करा, यानी कि मतलब आपने बेच दिया, तो वो मशीन बेच के आपने जो पैसा कमाया, सेल कर दी जो मशीन आपने,
एक्चुअली में आपका काम मशीन बेचना नहीं था, आपका काम तो पेन बेचना था, बट वो मशीन आपकी क्या है, ख़राब हो गई, तो आप उससे ऑफिस में उसमें आप मशीन को आप अपने फैक्ट्री में तो रख नहीं सकते, तो उस मशीन से जो पैसा कमाया आपने वो कैपिटल रिसीट है। तो बस एक कॉन्सेप्ट समझो कि भाई जिससे मेरी एसेट्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, एसेट्स पे समझना, जिससे मेरी एसेट्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा है वो हमारी कैपिटल है, जिससे मेरी एसेट्स पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है वो हमारी कैपिटल नहीं है, वो रेवेन्यू है। जैसे सैलरी पे कर रहे हो तो इससे मेरी कोई एसेट्स पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। सैलरी पे करने से कोई एसेट बढ़ रही है क्या आपकी? नहीं बढ़ रही है ना, ठीक है। अच्छा, अगर आप बिल्डिंग खरीद रहे हो तो आपको पता है कि बिल्डिंग खरीदने से मेरी एसेट बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये कैपिटल है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो। अब इसका क्या रूल है, क्या इसकी मतलब वैल्यू है, आगे इसको हम समझेंगे। चलो आज हम इसको क्लियर कर लेते हैं, और इसके बाद आज हमने इसको क्लियर कर लिया है, इसके बाद हम सीधा करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। तो चलो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए पहले मैं बस को इस फॉर्मेट को तैयार कर रहा हूँ और उसके बारे में आपको डिटेल बाद में दूँगा। सबसे पहले मान लो हमने यहाँ लिखा, इसमें क्या क्या आइटम आते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा कि क्यों आते हैं, क्या क्या रीज़न है, ठीक है। बस मैं लिखवाता चल रहा हूँ। टू रेंट, टू डोनेशन, सॉरी डोनेशन तो हमारा उसमें आ जाएगा, सैलरी, टू प्रिंटिंग, है ना, टू पैटी कैश, टू इंश्योरेंस, टू रेंट, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, टू टैक्स पेड। बहुत सारे खर्चे हैं, बहुत सारे खर्चे बहुत सारे हैं, लेकिन इसको बस हमें ये समझना है कि कौन कौन से खर्चे आपके इसमें आएंगे। आपका म्युनिसिपल टैक्स हो गया, बहुत सारे हो गए, एंटरटेनमेंट हो गया, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो जो आपका एक्सपेंडिचर इनकम अकाउंट बन रहा है ना, तो इसमें जितने भी खर्चे हैं ना, ये सारे के सारे खर्चे इसमें रेवेन्यू नेचर के होने चाहिए। तो बात इतनी सी सेट कर लो दिमाग में, यहाँ कोई कैपिटल नेचर के आइटम नहीं होने चाहिए, सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होने चाहिए। इसलिए मैंने आपको रेवेन्यू और कैपिटल में डिफरेंस बताया, ठीक है। बट जब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाए थे तो उसमें हमें इससे लेना देना नहीं था कि कौन सा रेवेन्यू कौन सा कैपिटल है, उसमें तो हमारे सारे रेवेन्यू कैपिटल सब ले रहे थे। बट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सारे के सारे आइटम्स रेवेन्यू नेचर के लेंगे, कैपिटल का एक भी आइटम नहीं लेना। कैपिटल हमारा नेचर का आइटम बैलेंस शीट में जाता है, इसलिए मैं आपको इतने सारे खर्चे लिखवा रहा हूँ। कुछ ऐसे भी खर्चे हैं जो आपके इसमें छूट गए हैं, तो आप खुद से अवेयर रह के ये पहचान लेना कि ये कैपिटल है या रेवेन्यू है। बट मैंने मोस्टली आपको यहाँ पे लिखवा दिया फॉर्मेट, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं हम, सब्सक्रिप्शन हो गया। सर एक सब्सक्रिप्शन ना बड़ा ही लंबा कॉन्सेप्ट है। इस सब्सक्रिप्शंस के बारे में ये आपको डायरेक्ट नहीं दिया होगा, इसको निकालना होता है, इसका एक फॉर्मूला है, हम करेंगे। कोई डोनेशन मिल गया आपको, और कोई इंटरेस्ट रिसीव हो गया, कोई कमीशन रिसीव हो गई, रेंट रिसीव हो गया, और आपका इंटरेस्ट रिसीव हुआ इन्वेस्टमेंट पर, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आपको मिला लॉकर रेंट, जैसे लॉकर रेंट की बात करें, लॉकर रेंट हो गया, ठीक है। बाय प्रॉफिट हो गया आपको, किस बाय प्रॉफिट, सेल ऑफ, कोई भी एसेट बेच के आपको कोई प्रॉफिट हुआ है,
यहाँ मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, तो प्रॉफिट हमेशा रेवेन्यू नेचर होता है, ठीक है। और कोई डिविडेंड मिल गया आपको, बस इतना याद रखना कि यहाँ से जितने भी आइटम्स आते हैं ये आपका एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा, ये हमारा इनकम है तो यहाँ रखिए रेवेन्यू इनकम आएगा, ठीक है। अब देखो इसको एज ए प्रॉफिट एंड लॉस की तरह समझो। प्रॉफिट एंड लॉस में हम बैलेंस क्या करते थे, हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में सारे खर्चे लिखते थे और यहाँ सारी इनकम लिखते थे, और जो बैलेंस होता था यहाँ पे किसके नाम से लिखते थे, प्रॉफिट के नाम से। बट क्योंकि हम एनपीओ तैयार कर रहे हैं तो एनपीओ में प्रॉफिट जो होता है वो प्रॉफिट के नाम से नहीं, वो सरप्लस के नाम से लिखा जाता है, ठीक है। और अगर हमें लॉस हो रहा है तो वही आ जाएगा किसके नाम से, डेफिसिट के नाम से। डेफिसिट। बस अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट, ये टोटल हो गया आपका। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और नेक्स्ट क्लास में हम डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, ऑनोरियम, ठीक है, इन कॉन्सेप्ट को करेंगे। इस चैप्टर को बड़ी पेशेंस से समझना है क्योंकि चैप्टर लेंथी है और मैं चाहता हूँ आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझाऊँ। अगर आपको मेरी इस वीडियो में कोई भी दिक्कत है कि किस तरीके से मेरे को और इसमें चेंजेस लाना है, आपको कोई डाउट्स हैं किसी भी तरह का, तो प्लीज़ मुझको फीडबैक दें ताकि मैं उसको और इम्प्रूव करूं। और अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।